पंगवाल कम्युनिटी को मतलब ये जो भी देश की व्यवस्था है इन्होंने एक फुटबॉल की तरह मान के रखा हुआ है। फुटबॉल जिसका कि अपना कोई मत नहीं होता है, जिसके पास उसको किक मारने का समय आता है वो किक मारता है अपने अपने हिसाब से। सरकार जो यूज कर रही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जातिगत तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि हम पंगवाल कम्युनिटी का शोषण हो रहा है। इसी शोषण के खिलाफ हमने अभी जो अभियान छेड़ा हुआ है, इसके तहत हम इस बार हमने पूरा मन बना लिया हुआ है कि हम घर घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई अब बहुत हो चुका है, 50-60 सालों की गुलामी से अब निजात पाने का हमारा समय आ चुका है कि हम विधानसभा अलग नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो विधानसभा थी हम उसकी बहाली की बात कर रहे हैं। और आपका पांगी से अगर बाय देवे आप बाय जेंड के आते हैं तो कम से कम 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है ना। बाय लाहौल स्पीति अगर आते हैं तो इतना ही डिस्टेंस आपको बाय लाहौल स्पीति भी बरमौर पहुंचने के लिए करना पड़ता है। बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पांगी की 70 से 80% आबादी ने आज तक बरमौर नहीं देखा होगा, हालांकि हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं सरकार से हम ये मांग रखेंगे कि आपका जो जियोग्राफिकल एरिया वाला जो कंपैक्टनेस का आपका फैक्टर है उस पर हम खरे उतरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें दूसरी कंडीशन जो उसमें रखी है भारत सरकार ने कि किसी भी विधानसभा का रंग रूप जाति भेद भाषा आपस में ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो आप देखिए बरमौर में आपकी गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी अपनी गदियाली भाषा है। पांगी में आपके पंगवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी पंगवाली भाषा है जो कि आपस में मिलती नहीं। बरमौर के साथ हमारा रोटी बेटी का कोई नाता नहीं है, बरमौर से हमारी शादियां नहीं होती है, बरमौर में हमारा आना जाना है ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर हमें पब्लिक का साथ मिला, वहां की जनता का साथ मिला, 2026 में जब भी डिलिमिटेशन बोर्ड इसकी घोषणा करेगा, मैं पूरे दावे के साथ आपको एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं कि 2026 के बाद पांगी अलग से विधानसभा क्षेत्र बनकर रहेगा। जब तक पांगी का अपना नेता नहीं होगा, हमारी आवाज आगे जाने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश भुवेटा और मेरे साथ है भक्त बड़ोत्रा जी। भक्त बड़ोत्रा जी पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा पंगवाल एकता मंच के भी अध्यक्ष हैं। चूँकि ये ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में जिए हैं जहाँ पर जीवन यापन करना काफ़ी टफ रहता है, चुनौतियों से भरा रहता है। 6 महीने तक जहाँ बर्फबारी रहती है और वहाँ से निकल पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है और ख़ासकर सरकार के रहमो कर्म पर ही यहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता है। वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और चुनौतियों भरे जीवन से लोग तंग है। इसके बावजूद वहाँ के लोग जो है वहाँ की परंपरा और संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि बच्चों को आगे पढ़ा लिखा कर वो अच्छा मंच दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जिस तरह से वो संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का जीवन शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में जिया जाता हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब 6 महीने तक लगातार बर्फबारी होती रहती है और वहाँ एक तरह से कैद भरा जीवन जीने को मजबूर होता है इंसान। और वैसे भी जब कहीं चंबा में कहीं रास्ता बंद होता है 2-3 घंटे के लिए या 2-3 दिन के लिए, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा कठिन भरा जीवन हो गया है। लेकिन जरा ये सोच के देखिए कि जहाँ 6 महीने तक लगातार बंद रहती हैं सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद वहाँ के लोग जीते हैं, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन इनका रहा है। चूँकि पांगी एकता मंच और पांगी कल्याण संघ से ये जुड़े हैं और वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो ये बेहतर ढंग से वो बता पाएंगे। पहले तो आपका स्वागत है भक्त जी। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ चंबा को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर हमारी पांगी की जो 30,000 जनता है उसकी तरफ से, और मैं अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई, और अभी पंगवाल एकता मंच जिसकी अभी हमने हाल ही में शुरुआत की है पिछले साल 2021 में जुलाई के महीने में। तो काफ़ी अच्छा आगाज रहा है, काफ़ी अच्छा इसका परिणाम भी होने वाला है। तो जैसे कि अभी भुवेटा जी आपने विवरण किया पांगी के बारे में, पांगी की संस्कृति और पांगी का वहाँ का रहन सहन, पांगी का पर्यवेश के बारे में आपने थोड़ा सा जो विस्तृत जानकारी दी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 50-60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको शुरुआत में लेके जाऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में,
है ना। उसके बाद जब भारत का संविधान बना सन 52 में फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब आपका विधानसभाएं बनी, तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1953 में फर्स्ट टाइम जो डिलिमिटेशन कमीशन भारत में बनाया गया, उसके तहत पांगी अपने आप में पहला विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। जैसे कि आज की डेट में अगर आप पूरा गूगल का मैप उठाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं का अगर विवरण जहाँ से शुरू होता है, तो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। जैसे नंबर 1 पे चुरा आता है, नंबर 2 पे आपका बरमौर आता है, नंबर 3 पे आपका चंबा आता है, ऐसे करके ये संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आपको मजेदार बात मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय जब 1953 में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन की जो लिस्ट निकली थी, उस समय जो विधानसभाएं हुआ करती थी, तो पांगी नंबर 1 विधानसभा थी। लेकिन आपको दुख तो लगता होगा, देखो पहले विधानसभा क्षेत्र वाली गिनती होती थी, लेकिन तो अब तो विधानसभा क्षेत्र का एक पॉकेट माना जाता है। मैं यही बात रखने जा रहा था। आप देखिए, नंबर 1 विधानसभा होने के बावजूद, है ना, आपका मतलब यानी कि शीर्ष उसको काट दिया जाता है, वहां के लोगों को दरकिनार किया जाता है, लोगों से उनकी राय तक नहीं पूछी जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि आजाद भारत में इससे बड़ा अन्याय और कहीं नहीं है, खासकर जो पंगवाल कम्युनिटी के साथ हुआ है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल विस्तृत तरीके से इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि हम पिछले 5-6 सालों से इस कार्य में प्रयासरत हैं, खास करके जैसे हमारी अपनी विधानसभा के बारे में। अब आप देखिए, सन 53 में फर्स्ट टाइम जो पूर्ण सीमांकन आयोग बना, उसकी तरह जब शुरुआत की गई, तो पांगी विधानसभा 1 से आपका गुरु शरण सिंह घुम्मन करके विधायक हुए, जो चुरा से बिलोंग करते थे। उसके बाद 57 में जब दूसरी बार विधानसभा इलेक्शन हुए, तो आपके ध्यान सिंह जो चुरा से थे, दूसरे विधायक हुए पांगी क्षेत्र से। उसके बाद 62 से 67 तक आपके पांगी के रहने वाले श्री दौलतराम गुप्ता तीसरे विधायक हुए पांगी विधानसभा से। तो आप देखिए, 3 विधानसभाओं में 3 विधायक रहने के बावजूद 67 में, यानी कि 62 का जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, उसकी जब रिपोर्ट 67 में 11 नवंबर 1967 में जब इसकी रिपोर्ट जारी की गई, तो हैरानगी की बात थी कि पांगी के लोगों को दरकिनार करते हुए, यानी कि आपका जो सिर है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम और निशान मिटा दिया जाता है और पंगवाल्स को जबरदस्ती बरमौर के साथ अटैच कर दिया जाता है। हम यहाँ पे बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि बरमौर के लोगों ने पांगी वालों को नहीं मांगा हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं क्यों, किस परिस्थिति में, उस समय क्या परेशानियां रही होंगी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम ये सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं, जैसे अभी हमने भारत सरकार के चुनाव आयुक्त को भी इसके बारे में ज्ञापन भेजा, और उनका बहुत ही अच्छा जवाब हमें मिला हुआ है कि हम उनसे मांग ये कर रहे हैं कि हमारी जो विधानसभा थी, हम नई विधानसभा की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारी विधानसभा थी उसकी बहाली की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जो विधानसभा क्षेत्र था जी, वो आपको चाहिए। जी 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 जी। तो मुझे ये बताओ, मैं एक बात देखता हूँ कि पांगी के लोग, बहुत से लोग हैं जो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि भी आप हिमाचल के अलावा देश के कई कोनों में पांगी के लोग हैं। अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी जगह सेटल भी हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाहर रहकर पांगी के लोगों की आवाज़ बुलंद कराना सही है? भवेट जी, जैसे बहुत बढ़िया अच्छा तर्कपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, पांगी अगर आप अभी के परिवेश में देखते हैं तो पांगी में बहुत सी समस्याएं हैं, है ना। आप अगर रोड की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी देखने के लिए तो रोड बन चुके हैं, लेकिन मात्र 5-6 महीने वो रोड खुले रहते हैं। अभी देखिए, हमारा पूरा इलाका पूरी दुनिया से कटा हुआ है ना। और दूसरी बात, संचार का माध्यम, आपका जो इंटरनेट सिस्टम है, आपकी जो मोबाइल सेवाएं हैं, नाम के लिए वहाँ पे एयरटेल कंपनी ने अपना टावर लगा के रखा हुआ है, नाम के लिए वहाँ जियो कंपनी ने अपना टावर लगा के रखा हुआ है, नाम के लिए वहाँ BSNL का इतना बड़ा टावर लगा हुआ है, लेकिन इंटरनेट के नाम पे वहाँ पे कोई सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक चीज। सेकेंडली, बिजली की
की व्यवस्था जो कि एक महत्वपूर्ण जरूरत है, हर आदमी की खास जरूरत है। आप देखेंगे सरकार ने इतना पैसा खर्च किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों को बिजली मतलब प्रॉपर तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो ये जो मूलभूत कारण है, इसकी वजह से लोग धीरे धीरे क्या है, जब से वो वहां से पढ़ते हैं लिखते हैं, फिर जब वो बाहर के परिवेश में आते हैं तो धीरे धीरे उन लोगों का वहां से पलायन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मूलभूत अगर सुविधाएं आपके पास नहीं रहेंगी तो ऑब्वियसली आपको वहां से शिफ्ट करना है। तो आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। हमने जब 2011 के सेंसस के रिकॉर्ड देखे और उसके बाद जो 2001 के जो रिकॉर्ड देखे, उसके बाद जो 2011 के रिकॉर्ड देखे, इन 10 सालों के बीच में आप बिलीव नहीं करेंगे, पांगी की मात्र जनसंख्या में जो इजाफा था वो सिर्फ 5 या 6 हजार। यानी कहने का मतलब ये आंकड़े हमें इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि वहां से कम 10 से 15 हजार लोग जो है वहां से बाहर पलायन कर चुके हैं, जो कि आज की डेट में आपके चंबा में, आपके धर्मशाला में, आपके शिमला में और आपके कुल्लू में जाके बस चुके हैं। तो हमें बहुत दुख होता है। अभी हमने जब पंगवाल एकता मंच की शुरुआत पांगी से की जुलाई के महीने में, हमने पूरी वैली को मतलब भ्रमण किया। आप देखिए सुराल भटौरी से लेके हमारी जो 19 पंचायतें हैं, हमने घर घर जाके लोगों के बारे में जब इसके बारे में पूछा तो लोग बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी मन से हमें ये बताते रहे कि भाई यहाँ पे बैठने का अब हमारे पास तो जरिए ही और कोई नहीं, हमें बैठना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो मजबूर हैं। लेकिन सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही। अब बरमौल से जो एमएलए चुन के आते हैं पांगी के क्षेत्र के लिए, आप देखिए पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, 1982 से जो तत्कालीन आपके कांग्रेस की और भाजपा की सरकारें बन रही हैं, चाहे जो भी मंत्री रहे हो, चाहे जो भी विधायक रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, तो उनके अगर दौरों का आप विवरण देखेंगे तो मात्र 3 से 4 दौरे जो है एक विधायक के आपके वैली में लगते हैं। तो आप देखिए अगर कोई भी विधायक जो है 3 से 4 दौरे पूरे एक साल में एक वैली के लिए करता है तो वो वहाँ की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? पर मुझे जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ, जब तक कोई आवाज बुलंद नहीं करता सर, तब तक कुछ नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कि सही तरीके से आप लोग आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से जो है सरकार आपका सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए जैसे इस साल आपका 2022 आपका फिर से इलेक्शन ईयर है, तो अभी आप देखते जाइए आगे आगे धीरे धीरे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, सब पार्टियों के नेता वहां पे आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। जैसे हमारी काफी वर्षों से चली आ रही मांग है, चैनी पास के नीचे टनल की मांग हमने रखी हुई है ना। अभी हमने जैसे ये विधानसभा का क्षेत्र का छेड़ के रखा हुआ है। अभी हमने सर्दियों में पिछली बार कम से कम 3-4 ज्ञापन हमने अपने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं कि हमें फ्लाइट दो। ये सब चीजें मतलब वहाँ की बेसिक नेसेसिटीज हैं। आप इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास बोलने के लिए और कोई जरिया ही नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही सर, मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि अलग विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा छाया हुआ है। तो अलग विधानसभा क्षेत्र की जो मांग कर रहे हैं वो ऐसे लोग कर रहे हैं जो पांगी में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। नहीं, देखिए आपके जरिए ही हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, इस बात को आप मानते हैं, है ना। अब पांगी में बैठ के जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां पे नेट की सुविधा नहीं है ना। लोगों के पास बिजली नहीं है तो ऑब्वियसली वो आप वहां पे टीवी नहीं देख सकते हैं। अखबार का तो वहां पे कई वर्षों मतलब कई महीनों तक नामो निशान नहीं रहता है। जब आपका साज पास खोलते हैं तभी मात्र एक आज का अखबार वहां पे कल पहुंचता है। तो इस वजह से इन मुद्दों को उठाने के लिए हमें थोड़ा सा घाटी से बाहर का रुख करना पड़ता है। लेकिन इस बात पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमने वहां से पलायन, मतलब आपकी मजबूरी है वहां से निकलकर यहाँ पर लोगों की आवाज बुलंद करना। बिल्कुल हम देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जो 30,000 जनता है वो बहुत दुखी है, त्रस्त है। उनका राजनीतिक शोषण हुआ है पिछले 50-60 वर्षों से। आज भी आज़ादी के बाद अगर आप पूरे देश में ऐसे कई इलाकों का अगर सर्वेक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि पांगी आज भी धर्रे पे खड़ा है। आज भी वहां पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको संचार व्यवस्था का आज की डेट में बहुत बढ़िया मुद्दा है। आप देखिए वहां पे नाम संचार माध्यम जीरो है। मतलब सरकार तो बोलती है हमने तो टावर लगा दिए, सब दिखावे के लिए है, बाकी वहां पे काम कुछ नहीं हो रहा है। बिजली का आप देखिए, अभी इसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी में सोलर आवंटन हुआ है, तो इससे भी समस्या का हल नहीं है। देखिए सोलर बांटना मेरे हिसाब से समस्या का हल नहीं हो सकता है जब तक कि पांगी में हमारे पास बहुत बढ़िया पानी के स्कोप हैं।
है ना। आप उन नालों पे अब प्रॉपर तरीके से अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करें, एनालिसिस करें और प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग अगर विंग वहाँ पे चला जाए, इसको आइडेंटिफाई करे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बिजली का उत्पादन हो सकता है कि पांगी वैली से हम बिजली को बाहर सप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतने सोर्सेज है कि उसको डेवलप करके आप वहाँ की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल बिल्कुल हालात भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मूलभूत व्यवस्था में कुछ कमी है। अब आप देखिए, आपका HRTC डिपो चंबा का नहीं होके केलोंग का है, नंबर 1। नंबर 2, आपका सिविल सप्लाई का डिपो चंबा का नहीं होगा, मंडी का है, नंबर 2। नंबर 3, आपका जैसे मुख्यालय आपका चंबा में पड़ता है, लेकिन लोकसभा का क्षेत्र आपका मंडी के साथ जोड़ के रखा हुआ। तो कहने का मतलब कि पंगवाल कम्युनिटी को, मतलब ये जो भी देश की व्यवस्था है, इन्होंने एक फुटबॉल की तरह मान के रखा हुआ है। फुटबॉल जिसका कि अपना कोई मत नहीं होता है, जिसके पास उसको किक मारने का समय आता है वो किक मारता है, अपने अपने हिसाब से सरकार जो यूज कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जातिगत तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि हम पंगवाल कम्युनिटी का शोषण हो रहा है। इसी शोषण के खिलाफ हमने अभी जो अभियान छेड़ा हुआ है, इसके तहत हम इस बार हमने पूरा मन बना लिया हुआ है कि हम घर घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई अब बहुत हो चुका है, 50-60 सालों की गुलामी से अब निजात पाने का हमारा समय आ चुका है। जैसे कि विधानसभा के क्षेत्र की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम विधानसभा अलग नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो विधानसभा थी, हम उसकी बहाली की बात कर रहे हैं। तो हम इस विधानसभा की बहाली के लिए प्रयासरत हैं। और सरकार को जब हमने इसके बारे में सूचना दी, चिट्ठी लिखी, तो भारत के चुनाव आयोग का बहुत ही बढ़िया हमें जवाब मिला हुआ है। उन्होंने कहा, देखिए 2002 की जो डिलिमिटेशन आई थी उसको 2007 में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब उसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, वो हाईकोर्ट का मैटर है। मतलब 2007 के बाद ये जब तक अब नया डिलिमिटेशन बोर्ड नहीं बनता है, तब तक हम इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई राय नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में एक्सपेक्टेड है। हम सिर्फ इसी आशा की किरण को लेके चल रहे हैं कि 2026 में अगर बाय द वे डिलिमिटेशन बोर्ड बनता है, तो जैसे कि पिछले 30-40 सालों से हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी या पूर्व में लोगों ने इसमें प्रयास नहीं किया हुआ, तो इस बार हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। इस बार हम पूरी कमर कस चुके हैं। इस बार हम पूरे तरीके से, पूरे जोश होशो हवास के साथ पूरी 30,000 आबादी इस मुद्दे को लेके जाएंगे, चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। और संविधान के तहत इसमें जो भी धाराएं दी गई है, संविधान के 8 सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो भी आपका जियोग्राफिकल एरिया है वो उसमें कंपैक्टनेस होनी चाहिए। आप देखिए, बरमौर आपका पांगी से अगर बाय द वे आप बाय जेंड के आते हैं तो कम से कम 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है ना। बाय लाहौल स्पीति अगर आते हैं तो इतना ही डिस्टेंस आपको बाय लाहौल स्पीति भी बरमौर पहुंचने के लिए करना पड़ता है। बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पांगी की 70 से 80% आबादी ने आज तक बरमौर नहीं देखा होगा, हालांकि हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं सरकार से हम ये मांग रखेंगे कि आपका जो जियोग्राफिकल एरिया वाला जो कंपैक्टनेस का आपका फैक्टर है, उस पर हम खरे उतरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें दूसरी कंडीशन जो उसमें रखी है भारत सरकार ने कि किसी भी विधानसभा का रंग, रूप, जाति, भेद, भाषा आपस में ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो आप देखिए, बरमौर में आपकी गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी अपनी गद्याली भाषा है। पांगी में आपके पंगवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी पंगवाली भाषा है, जो कि आपस में मिलती नहीं। बरमौर के साथ हमारा रोटी बेटी का कोई नाता नहीं है। बरमौर से हमारी शादियां नहीं होती है। बरमौर में हमारा आना जाना है ही नहीं। मतलब भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि आपको अलग विधानसभा क्षेत्र चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने क्षेत्र की बहाली चाहिए। इसके लिए भले ही जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम उस समय जो भी बोर्ड बनेगा उसके सामने अपना पक्ष रखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर हमें पब्लिक का साथ मिला, वहां की जनता का साथ मिला, 2026 में जब भी डिलिमिटेशन बोर्ड इसकी घोषणा करेगा, मैं पूरे दावे के साथ आपको एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं कि 2026 के बाद पांगी अलग से विधानसभा क्षेत्र बनकर रहेगा। तो आपके हिसाब से अलग विधानसभा क्षेत्र बनेगा तभी पांगी वालों की स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने हाल ही में इंटरव्यू लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपने उसमें एक प्रश्न रखा था कि चैनी सुरंग के बारे में आप क्या बोलते हैं। हमने उसको सुना, मुझे बहुत दुख होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पांगी कल्याण संघ सन 71 से लेकर चैनी की मांग कर रहा है, चैनी सुरंग की मांग कर रहा है।
यानी कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार के सामने जब पांगी कल्याण संघ ने इस बात की चर्चा की थी तो उस समय से हमारी ये मांग चली आ रही है। 1975 से लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं भारत सरकार के इस सड़क परिवहन मंत्रालय को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन सिर्फ पत्रों तक ही हमारी ये आवाज सीमित है ना। तो जब इसके बारे में लाहौर के लोगों को पता चला कि पांगी के लोग साच पास के नीचे एक टनल मांग रहे हैं, तो लाहौर के लोगों में जागृति आ गई। उन्होंने देखा कि अगर पंगवाल समुदाय रोहतांग आपका साच पास के नीचे टनल की मांग रख सकती है तो क्यों ना हम रोहतांग के नीचे भी टनल की मांग रखें। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे बाद लाहौर के लोगों ने जब इस मांग को रखा, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली लोग थे लाहौल स्पीति के। मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि उस टाइम के भावी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रीणी स्थान पे मनाली में रहना होता था। वहाँ पे वो सदियों में आते थे, रहते थे। तो लाहौर के लोग जब उनसे मिले, उनको वहाँ पे रोहतांग पे उनको घुमाया, उन्होंने देखा कि हाँ वाकई इन लोगों का जीवन बहुत ही दुभर है, बहुत दबा हुआ है, 5-6 महीने ये देश से कटे रहते हैं। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद उन पे बना और उनकी वो टनल जो है आज फलीभूत हो चुकी है। मुझे पता है कि आप अपनी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जो बातें हैं प्रमुखता से ऐसे मंच पर रखी जहां पर सुनी जाती रही है। आपको लगता है कि आप जो अपनी मांगे रखते हैं आप ऐसे मंच पर रख ही नहीं पाए जिसकी वजह से आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है? नहीं, देखिए हमारे पास प्रतिनिधित्व की कमी है, रिप्रेजेंटेशन की कमी। आपके पास विधायक तो है, मुख्यमंत्री है। हम अपने विधायक को पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे विधायक साहब किसी भी मंच पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के वो बोलते ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम अभी जब भी घोषणाएं करेंगे तो वहां पे ये बता देंगे कि हाँ जी हम आपको चेन्नई पास टनल देंगे, लेकिन वो सिर्फ बोलने की बातें हैं, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। पर आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि शोषण हो रहा है पांगी के लोगों का, तो शोषण कौन कर रहा है? देखिए, शोषण राजनीतिक जितने भी दल हैं वो सब शोषण कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। बस आपको हम ये कर देंगे, लेकिन बेसिक तौर पे वहां पे उन लोगों को सब सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही। जैसे कि मैंने 3-4 सुविधाएं बताई। अभी आप देखिए, आपका साच पास है ना। साच पास आपका जनरली मतलब आज तक पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खा चुका है, लेकिन वो 12 महीने के लिए खुला नहीं रहता है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये इतना करोड़ों रुपए खा चुका है तो कम से कम हम जो टनल की मांग कर रहे हैं इसको एक बार अमली जामा पहना दिया जाता तो ये आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां के पब्लिक का पैसा है जिसपे आप मतलब हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों नहीं बोलना, हजारों करोड़ रुपया आप अगर उस पर खर्च कर रहे हैं तो हमारा टनल का खर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017-18 में यहाँ के माननीय विधायिका श्री आशा कुमारी जी ने जब विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से ये प्रश्न पूछा था कि भाई इन टनल्स का स्टेटस बताइए, तो मेरे पास उस टाइम के अखबार की कटिंग शायद घर में पड़ी होगी, तो उन्होंने कहा था कि ये हमने सर्वे के लिए दिया हुआ है SJVN को और इसका सर्वे रिपोर्ट हो चुका है। तो उस वक्त के हिसाब से उस टनल की जो कॉस्ट उन्होंने बताई थी वो बताई थी 1700-1800 करोड़ रुपए के करीब। मेरे कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि अगर आज से 3-4 साल पहले उस टनल की कॉस्ट जो है 1700-1800 करोड़ रुपए थी, तो आने वाले समय में वो और डिले होते होते और बढ़ जाएगी। तो ये किसकी गलती से हो रहा है? ये सरकारों की गलती से हो रहा है। जब समय रहते अगर आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं तो मतलब उसका सर्वे करने का क्या तात्पर्य है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो आप चीजें बोले, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आप आवाज बुलंद करते हैं आराम से कोई नहीं सुनता है। जब तक बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है, ठीक है। अब आप ऐसी जगह बैठ के आवाज बुलंद करते हैं, मुझे लगता है चंबा में ही बैठकर पांगी की बातें होती हैं, ठीक है। और हिमाचल के सभी जिलों में बैठे हैं पांगी के लोग, लेकिन पांगी के लोग अच्छी पोस्टों पर भी हैं, लेकिन वो तो आवाज बुलंद नहीं करते हैं, ठीक है। चंबा के लोग हैं, चंबा में बैठकर आप कर रहे हैं आवाज बुलंद। आपको लगता है कि सभी को इकट्ठे होकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ये पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अब हम पंगवाल एक हो चुके हैं। अब हम सब एकत्रित रूप से पंगवाल एकता मंच के बैनर के तले हमने एक आवाज़ बुलंद कर दी है। देर सवेर सरकारों को जागना पड़ेगा, देर सवेर सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमने इसका देखिए मुझे पता इलेक्शन ईयर है, आपको पता है कि अब नेता तो आएंगे, आपके तो आए, ठीक है।
और आपको फिर वादा करके जाएंगे कि सुरंग भी बनेगी और जो आपकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी ठीक होंगी, फिर आप वोट दे देंगे, सरकार बन जाएंगे, फिर आप चुप। नहीं नहीं, देखिए इसके लिए अभी थोड़ा सा बोलना जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज हमने जब हमारे बोर्ड की कोई सुनिए जल्दी 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 देखो भक्त जी, आपने शुरुआत में की ना कि 60-70 साल से तो आपकी बात सुनी नहीं रही है, तो अभी 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 जल्दी हो जाएगा, तो इतना डिले हो चुका है क्या अभी 2-4 पीढ़ियां और वेट करेंगी सुरंग बनने के लिए और विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 2-4 पीढ़ियां और वेट करेंगी? देखिए इस बार हम पूरे तरीके से मतलब कमर कस चुके हैं। अभी हमारा मई जून से मतलब पूरा वैली का दौरा स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों के घर घर जाके लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने वाले हैं कि बहुत हो चुका है। चाहे कोई भी पार्टी है, आपको ठगने के लिए वो आपको कोई भी वादे दिखा सकते हैं। ठगता कौन है बताओ ना, ठगता कौन? देखो मुझे लगता है कि आप या तो फिर मुझे लगता है कि आप सरकार की तरफ लचीला व्यवहार नहीं आप नहीं चाहते, देखो आपको खुल पर बोलना पड़ेगा। सरकार से संगठन के पदाधिकारी आपको खुल के बोलना पड़ेगा। सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी मांग को पर्याप्त समय दिया जाए, हमारी मांग को ऊपर रखा जाए। जैसे कि हमने अभी आपके सामने कहा कि सुरंग की मांग है, तो हमारे विधायक साहब कभी बोलते ही नहीं है सुरंग के बारे में। मैं आपके माध्यम से अगर हमारे विधायक साहब सुनते हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि एक बार हमारे विधायक का नाम लीजिए ना, कौन बोलता है? देखो विधायक तो पार्टी के रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक अभी के विधायक जैसे श्री जियालाल जी है, जियालाल जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को रखिए, आप एक बार कहने का दम रखिए कि हाँ भाई आपको हम चेहरे। इससे पहले देखो पूर्व मंत्री का दायित्व, पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह परमौरी जी से भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। तो जैसे अभी पीछे अमित परमौरी जी ने आपके सामने कहा कि हाँ इसके लिए सर्वे के लिए हमने कुछ पैसा दिलवाया था कांग्रेस समय में, तो उसका आपको नहीं लगता सर सर्वे? मुझे लगता है कि कागजों में होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि इस सड़क को या फिर इस सुरंग को लेकर सर्वे हो रहा है, तो कई सरकारें आई, कई चली गई, हर बार ऐसा ही बोला जाता है कि सर्वे होगा फिर ऐसा करेंगे, तो आप सर्वे तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा सुनते रहेंगे? इसीलिए हम अपनी अलग विधानसभा की अब मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी विधानसभा बहाली हो जाए। जब तक पांगी का अपना नेता नहीं होगा, हमारी आवाज आगे जाने वाली नहीं है। ये मैं आपके सामने दो टुक शब्दों में कहना चाहता हूँ। क्योंकि पंगवाल समुदाय से जब तक कोई नेता नहीं बनेगा। अब आप देखिए नेता तो पिछले 40-50 वर्षों में किसी भी पार्टी से देखिए, आपने किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं दिखाया कि वो पांगी से किसी को विधायक का टिकट दे के खड़ा कर सके। क्यों? वजह यही है कि डिस्क्रिमिनेशन है, पॉपुलेशन में इतना ज्यादा गैप है जिसको भरना मतलब क्षेत्रवाद की सियासत हो रही है आपके साथ। बिल्कुल 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 हो रही है। आपके पांगी का नेता बनेगा तभी आपका विकास होगा। मतलब मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब तक हमारा पांगी का अपना नेता नहीं होगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज जब तक आगे पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। हम एनजीओज हैं, एनजीओज का सिर्फ काम होता है प्रेशर क्रिएट करना। हम अपना लेवल पे अपना काम अपना 100% दे रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता है कि हम कितना मतलब आवाज उठाते हैं। अभी आप देखिए, मैं आप फिर से कहना चाहता हूँ, इस पिछले एक साल से कोई पांगी के लिए फ्लाइट्स नहीं हुई, इस साल भी कोई फ्लाइट नहीं हुई। कमजोरी किसमें? कमजोरी हमारे नेता में। देखिए लोगों की नहीं है, लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? लोग चुप रहते हैं, लोग क्यों करेंगे सरकार से? देखो लोगों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो लोगों के पक्ष में हम बात कर रहे हैं। हमारे वहाँ की जनता बहुत भोली भाली जनता है, बहुत शरीफ और गरीब जनता है। लोगों को बरगलाया जाता है, ठगा जाता है, लोग बेचारे बैकफुट पे रह के सरकारें ठग रही है, बिल्कुल लोगों को ठग रही है, बिल्कुल ठग रही है। तो अभी हमने, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीसी साहब से जब हमने ज्ञापन भेजा मुख्यमंत्री जी को, तो हमने कहा देखिए हिमाचल सरकार ने एक योजना चलाई थी RCS करके, आपने नाम सुना होगा, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, जिसके तहत पवन हंस कंपनी को ये ठेका दिया गया था, जिसमें मतलब पर पैसेंजर 3665 रुपये किराया रखा गया था। आपका धर्मशाला से कुल्लू, आपका कुल्लू से शिमला, आपका शिमला से चंडीगढ़, ऐसे करके। तो मैंने जब इस स्कीम को सर्वे किया था तो इसमें आधा घंटे का सारा स्पैन पड़ता है, और आधा घंटा का स्पैन आप देखिए। हमने कहा भाई आप धर्मशाला से चंबा करिए, इसमें भी आधा घंटा लगता है। आप चंबा से पांगी करिए, इसमें भी आधा घंटा लगता है। तो जब आप हिमाचल के किसी कोने में इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं तो आप पांगी के लिए क्यों नहीं करते? पांगी के स्थिति उस हिसाब से है। पांगी के लोगों को मतलब आप क्यों बैकफुट पे रखना चाहते हैं, जहां पे भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमारे लोग बाय जेंड के 5-5 हजार रुपये किराया दे के धक्के खाते हुए चंबा पहुंच रहे हैं। इस बारे में कौन बात करे? क्या आपको नहीं लगता कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।
हम इसके लिए पूरी कमर कस चुके हैं। हमने आपको बता दिया है। अब जब हम अप्रैल मई के बाद जब पांगी में जाएंगे, हम लोगों को इसी के बारे में जागरूक करेंगे कि देखिए विधानसभा का इलेक्शन है, इस बार आप वोट तभी करें जब आपको आपकी समस्याओं का निदान मिलने की संभावना हो, अदरवाइज आपके पास और भी माध्यम है। पर नहीं, एक बात है, मुझे विधानसभा इलेक्शन इस बार होंगे, आप कहते हैं कि सरकार अगर आपकी बात मानेगी थी, सरकार तो बोल देगी भैया हम आपकी बातें सुनने को तैयार हैं, इसलिए वोट डाल दीजिए। उसके बाद फिर वोट डाल देंगे आपकी बात तो फिर वे कागजों में रह जाएगी। फिर जैसा कि हमने पंगवाल एकता मंच के बैनर के तले अभी पीछे हमने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं सरकार के सामने। ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। पहला तो हमारा जैसे विधानसभा बहाली का था, और दूसरा था हमारा ऑटोनॉमस काउंसिल का। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसा कि जे.एंड.के स्टेट में लद्दाख जे.एंड.के का एक हिस्सा था, वहाँ का अपना अलग से विधानसभा थी, लेकिन जे.एंड.के स्टेट में मतलब उनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। वहाँ के किसी भी मतलब एमएलए या उसके मेंबर्स को मतलब उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी। तो फिर 1995 में 1995 में लद्दाख ने क्या किया, भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखा कि देखो जी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है और हमारे को धरने पे रखा गया है, तो हमें आप ऑटोनॉमस काउंसिल दी जाए। ऑटोनॉमस काउंसिल का प्रावधान हमारे हिंदुस्तान के संविधान में रखा गया है और अनुसूची 5 और 6 में इसकी तरजीह दी गई है, जो कि जितने भी ट्राइबल्स एरिया है जहाँ पे कि मतलब इस टाइप का प्रतिनिधित्व की कमी है, वहाँ पे सरकार दे सकती है। तो 95 में जब उन्होंने अपनी इस मांग को रखा और बहुत ही जोर शोर से जब उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा, तो बाद में सरकार को झुकना पड़ा और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करके वहाँ पे संस्था बनी है। हमें ने उसी की तर्ज पर पांगी के लिए अगर आप 26 तक हमारी विधानसभा बहाल नहीं करते हैं, चलो वो थोड़ा सा आगे का समय है, तो हम सरकार को चाहते हैं कि आप जैसे लद्दाख को आपने ऑटोनॉमस काउंसिल दी है, आप पांगी को ऑटोनॉमस आप ऑटोनॉमस काउंसिल की बजाय डिस्ट्रिक्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो और डिस्ट्रिक्ट में जैसे विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, और डिस्ट्रिक्ट बनाने में कोई खर्च नहीं आने वाला है, क्योंकि सिर्फ फट्टा लगना, क्योंकि आपका बजट अलग से रहता है, ठीक है, वहां पर आरसी बैठते हैं, सिर्फ वहां पर उपायुक्त कार्यालय का फट्टा लगना है। तो आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बन जाए तब भी फायदा होगा? चलो डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी हमने उतना सर्वे नहीं किया है कि इसकी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में उतनी अब मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन ऑटोनॉमस देखो पालमपुर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, वहां पर मंडी अलग अलग, हिमाचल में अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट की मांगे चल रही है। तो आपको लगता है कि पांगी को लेकर भी अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग होनी चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल हम चाहेंगे, जैसे मैं आपको बात थोड़ा सा बीच में हमारी बात छूट गई, तो हमने जब जुलाई में मुख्यमंत्री जी जयराम जी जब पांगी दौरे पे आए थे, तो हमने उनको विस्तृत इसका हमने दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन ऑटोनॉमस काउंसिल का। तो हमने कहा कि आप इस पर एक बार गौर कीजिए, क्योंकि हमारी विधानसभा बरमौल के साथ अटैच करके रखी हुई है, उस टाइम के लोगों को नहीं पूछा गया है, तो लोग मतलब अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे हैं। तो आप इसके उन्होंने उसका मतलब सर्वे किया होगा, लेकिन अब हम इसी इलेक्शन ईयर पे दोनों पार्टियों के सामने इस पक्ष को रखेंगे। जो भी पार्टी इस पक्ष पे हमारे साथ खड़ी होगी, ऑब्वियसली हम उसके साथ जाएंगे। इसको देखिए, ऑटोनॉमस काउंसिल में क्या हो जाता है, आपकी 19 पंचायतें हैं, 19 पंचायतों के 19 प्रतिनिधि पार्टी लाइन पे उनके इलेक्शंस होंगे। जिस भी पार्टी को वहां पे बहुमत मिलता है वो उनका चेयरमैन बनता है, और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो वहां के फैसले खुद ले सकते हैं। प्रजातंत्र है ना, वो अपने फैसले ले सकते हैं। आज की डेट में सरकार ने 1986 में क्या किया, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन देते हुए वहां पे आरसी की पोस्ट क्रिएट की गई। उस समय की कांग्रेस सरकार ने जब देखा कि पांगी के लोगों की बहुत समस्याएं हैं, तो वहाँ पे कोई ऑफिसर होना जरूरी है। तो 86 में जब वहाँ पे आरसी साहब को बिठाया गया, एक आईएएस ऑफिसर को बिठाया गया, लेकिन हमें उसमें एक कमी नजर आती है कि आपने जो एग्जीक्यूशंस हैं वो अपने हाथ में रखे हुए हैं, सिर्फ आपने एडवाइजरी जो है वो लोगों को दे के रखी हुई है। हमें एडवाइजरी की नहीं, हमें एग्जीक्यूशन की जरूरत है। तो अब हम चाहेंगे कि मतलब जब आप ऑटोनॉमस काउंसिल हमें दे देंगे तो एग्जीक्यूशन लोगों के पास आएगा। अब आप देखिए भौगोलिक परिस्थिति, जैसे कि आपने पहले ही बताया, पांगी की भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ कौन है? वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं।
उन्हें पता है कि वहाँ पे कितनी बर्फ पड़ती है, वहाँ पे वातावरण कैसा रहता है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब वहाँ पे जो बाहर से अधिकारी आएगा वो इस किसी भी प्रश्न के लिए जवाबदेह है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वहाँ के मूलभूत लोग इस पूरे स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते हैं तो तब तक वहाँ का विकास जो है असंभव है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी पंगवाल के लोगों में भी है, इसलिए ये चीजें नहीं हो पा रही है। आप मानते हैं इस बात को? चलो देर सवेर देखो पास में हुआ है ऐसे, हम अपने उस पे लेवल पे भी इस बात में कहीं चर्चा करते हैं। हमारे वहाँ से काफी लोग पढ़ लिख के आगे निकले, लेकिन उनको इस चीज के प्रति आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखो आपने एक वर्ड बोला कि पढ़ लिख के आगे निकल गए हैं, लेकिन पांगी की तरफ नहीं देख रहे हैं ना, वो तो बाहर आगे चले गए हैं, वो आगे ही जाना चाहते हैं, वो पीछे तो मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। ये बात तो मानते हैं ना सर? माननी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा है देखिए ये जज्बा होता है ना, कुछ कर गुजरने का जज्बा। जैसे कि आप देखिए अभी हम जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से सिर्फ पब्लिक सेवा के तौर पे कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है। हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोलते। हम तो लोगों को भी ये जाके बोलते हैं, देखिए आपका पार्टी के प्रति प्रेम अपनी जगह पे है, आप उसको रखिए, आपसे उसको कोई नहीं छीन रहा। आपने वोट करना है किसी भी पार्टी के नेता को करना, आप करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पंगवाल कम्युनिटी को देखिए, आप पांगी की धरती को देखिए जहां से आपने मतलब इतना फायदा लिया, वहां का ट्राइबल का सर्टिफिकेट लेके आप पढ़े लिखे आज इस ओहदे पे पहुंचे। तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि आप उस घाटी के प्रति कुछ सोचें, कुछ विचार करें। पांगी घाटी की चिंता करनी पड़ेगी पढ़े लिखे बिल्कुल के जो पांगी के लोग बिल्कुल करनी पड़ेगी। और इसके तहत हमने ये जागरूकता अभियान हमने शुरू कर दिया हुआ है, इसकी हमने शुरुआत कर दी हुई है। हम यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमने पीछे इसके बारे में कुल्लू कॉलेज में बच्चों से चर्चा की, उसके बाद हमने अभी धर्मशाला कॉलेज में बच्चों से चर्चा की। अभी मार्च के फर्स्ट वीक में हम शिमला जा रहे हैं, शिमला यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसका डिटेल में ज्ञापन जो है बाद हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को देने वाले हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी। मतलब पांगी घाटी की जो आवाज है अब पूरे प्रदेश भर में गूंजने वाली, बिल्कुल गूंजने वाली है। और हम इसको पूरा ठोक बजा के लोगों के समक्ष रखेंगे। हम पूरे सरकार के मीडिया को बताएंगे कि देखिए भारत आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन पांगी आज की डेट में फिर से गुलाम है। इसको आज़ाद करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो ये थे भगत बड़ोत्रा जी, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से पांगी घाटी की आवाज़ बुलंद की है। अगली बार हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।